नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। पहले तो मैं उन भैया बहनों को बधाई देना चाहूँगा जो अभी अभी कक्षा 7वीं से 8वीं में आ गए हैं। और भारत सरकार ने अभी लॉकडाउन की स्थितियाँ अभी तक बरकरार रखी है, तो हमें इस बात का भली भांति पता है कि विद्यालय नहीं खुल पाएंगे, नए सत्र में या प्रारंभ हो पाएंगे। तब तक की जो पढ़ाई व्यवस्था है वो हम आदर्श विद्या मंदिर ने तय किया है कि प्रत्येक बच्चे को घर पर ही पढ़ाएंगे। वैसे आप अभिभावकों का भी हमें अच्छा सहयोग मिला है और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। तो हम इसी वीडियो को आप अपने भैया बहनों को घर पर दिखाइएगा। बच्चे देखेंगे तो उसको पुराने सिलेबस जो अभी नया आया है, लेकिन कुछ पुराने टॉपिक है जो उस नए सिलेबस में अभी है, तो हम उसी को ध्यान में रख करके आज ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं। पुराना टॉपिक है लेकिन 100% ये नए सिलेबस में अभी आएगा, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भैया बहनों को पढ़ा रखा है, तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जी हाँ, तो वो टॉपिक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो कक्षा में पढ़ा रखा था, इस पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था जो 1166 में हुआ था। इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था और पिता का नाम सोमेश्वर राज चौहान था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये चौहान वंश के थे और इनको राय पिथोरा और दल पंगुल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये उपनाम है इनके। दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। अब आगे बढ़ते हैं कि एक कहाँ के राजा थे। चौहान वंश ये अजमेर में था और इनके सबसे पहले जो चौहान वंश की स्थापना की वासुदेव थे। उनके बाद अजय राज आए जिनके नाम पर अजमेर नाम पड़ा है। अर्णोराज, इनको आनाजी भी कहते हैं। उनके बाद आए विग्रहराज चतुर्थ। उनके बाद सोमेश्वर, ये पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। उनके बाद पृथ्वीराज चौहान। चलिए पृथ्वीराज चौहान आज हम इसी को आज पढ़ेंगे। और मैंने आपको पढ़ाया था जैसे कि ये अजमेर के शासक थे। जिस समय ये अजमेर के शासक थे उसी समय एक ऊपर एक जाति लिखी हुई है मैंने, भंडानक जाति। ये लोग बार बार धौलपुर भरतपुर के जो इलाके थे वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को पता चला इस बात का और इन्होंने इनको खदेड़ दिया। तो सबसे पहली सफलता यही मानी जाती है कि पृथ्वीराज चौहान ने भंडानकों का दमन किया। उसके बाद पृथ्वीराज के समकालीन एक शासक थे परमर्दी देव, चंदेल वंश के राजा, जो महोबा के राजा थे। परमर्दी देव और उनका वंश था संदेल वंश। उसी प्रकार नीचे कन्नौज है, कन्नौज के राजा थे जयचंद और वो गढ़वाल वंश के थे। जयचंद की एक पुत्री थी, इसका नाम था संयोगिता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस घटनाक्रम में आपको कक्षा में पढ़ा दिया गया था इसके बारे में, और जयचंद के बारे में, सब पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी इनसे कैसे हुई, सारी बातें। लेकिन मैंने पहले आपसे लिख रखा है सारी चीज़ें ताकि आपको पढ़ाने में इस समय आसानी होगी। अब देखिए इस घटनाक्रम को पूरा समझिए। अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान है, महोबा का राजा परमर्दी देव चौहान चंदेल है, कन्नौज का राजा जयचंद है, इसकी पुत्री का नाम संयोगिता है। और ये जो दो नाम दिखे हुए मैंने पहले से, आला और उदल, ये दो सैनिक थे, वीर सैनिक थे, जो कि परमर्दी देव चंदेल के सैनिक थे। दोनों सेनापति थे। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में कई बार आया है और मैंने आपको कक्षा में करवाया, उसमें भी आपको बताया था कि ये दो नाम आपको हर हालत में याद रखने हैं, आला और उदल। इसी प्रकार से मेवाड़ में दो शासक हुए, सेनापति हुए, गोरा बादल। मारवाड़ में हुए हैं जैता और कुंपा। इन चीज़ों को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं कई बार। तो अजमेर के जो पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले तो भंडारकों का दमन किया। फिर एक बार क्या हुआ कि पृथ्वीराज के जो सैनिक थे वो कहीं इधर जा रहे थे, उधर से कोई घायल अवस्था में दो सैनिक लौट रहे थे। उसी समय परमर्दी देव चंदेल ने उनकी हत्या कर दी। अब परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे आला और उदल, इनके दो सैनिक थे। ये जो दो आला उदल थे उनके पास एक घोड़ा था जो परमर्दी देव को बहुत पसंद आया, लेकिन जो आला उदल के पास जो घोड़ा था वो उनके पिताजी ने दिया था उनको, और परमर्दी देव ने वो घोड़ा मांग लिया। अब आला उदल ने वो घोड़ा देने से इनकार कर दिया। भाई कोई निशानी है तो वो क्यों देंगे उनको। लेकिन इसी बात से नाराज़ हो गया ये परमर्दी देव और इसने दोनों सेनापतियों को अपने दरबार से निकाल दिया। अब ये दोनों आए जयचंद, गढ़वाल नरेश जयचंद के पास। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इस परमर्दी देव ने पृथ्वीराज के दो सैनिकों को मारा तो इस बात का चला पता पृथ्वीराज को। तो इसने फिर क्या किया कि अपनी तैयारी की और इस जगह पर आया। बिंदु मैंने किया है यहाँ पर, नारायण गाँव है, नारायण, इस जगह पर आए। अब इस जगह युद्ध हुआ था
लेकिन परमणि देव को पता चला कि पृथ्वीराज ने अपनी तैयारी कर ली है। परमणि देव को तो इस बात का डर था क्योंकि इससे युद्ध जीतना मतलब नामुमकिन था इसके लिए, परमणि देव के लिए। तो इसने अपने 2 सेनापतियों को वापस बुलावा भेजा, आला और उदल को। आला उदल मान गए और वापस इस जगह इसके साथ आ गए युद्ध करने के लिए। अब युद्ध हुआ इस जगह पर, नारायण गाँव, नाम नहीं लिखा यहाँ पर, नारायण। आप ऐसे ही बोलोगे महोबा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और परमणि देव के मध्य। और उस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध को इस जगह को बोलते हैं, मैंने लिखा हुआ 1182 में हुआ था तुमुल का युद्ध, तुमुल का युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और आला उदल वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी कि ये दोनों शहीद हो गए थे उस युद्ध में। तो पहली विजय पृथ्वीराज की होती है भंडानक, भंडानकों को खदेड़ना। दूसरा महोबा के शासक को हराना। और अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको, भीमदेव का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। भीमदेव जो था, इन्होंने क्या किया था कि सोमेश्वर जो पृथ्वीराज के पिताजी थे, इनकी हत्या की थी। और एक गुजरात के राजा थे भीमदेव, बस इतनी सा रोल है इनका। और दूसरे जो भीमदेव जो था, उनका विवाह, उनकी इच्छा थी कि वो इच्छिनी के साथ विवाह करें। इच्छिनी है जो माउंट आबू आबू है, वहाँ की राजकुमारी थी। तो इनको इससे शादी करनी थी, लेकिन इनकी इच्छा थी पृथ्वीराज से विवाह करने की। तो पृथ्वीराज ने इनसे विवाह कर दिया। तो इन दोनों के बीच दुश्मनी हो गई, पृथ्वीराज और भीमदेव के बीच। दूसरी पृथ्वीराज की दुश्मनी इससे भी होगी, परमणि देव से। यानी कि वीर था, योद्धा था पृथ्वीराज चौहान, बहुत बड़ा महान वीर, लेकिन इसने अपने चारों तरफ दुश्मन पैदा कर दिए। बस यही इसकी विफलता का सबसे बड़ा कारण रहेगा, आगे जा कर के देखिएगा। इसी का एक दरबारी मित्र था चंद्रबरदाई, जो इसके दरबार में था, कवि था, और उसने ग्रंथ लिखा है पृथ्वीराज रासो। इसके बारे में कहा गया है इन दोनों, पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई के बारे में, कि इन दोनों एक ही थाल जन्म एक ही थाल मरण, यानी एक दोनों का एक ही साथ जन्म हुआ और एक ही साथ इनकी मृत्यु हुई है, ऐसा मानते हैं। अब तीसरी बात ये थी कि पृथ्वीराज और जयचंद की दुश्मनी कैसे हुई। तो एक बार इनकी जो पुत्री है संयोगिता, वो दिल्ली आई हुई थी। उसी समय पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली आया हुआ था। इन दोनों के बीच वह प्रेम प्रसंग हो गया और इस बात का पता चला जयचंद को। तो उसने अपनी जो पुत्री थी उसको लेके आ गए वापस कन्नौज। कन्नौज लेके आए और उसका रसा स्वयंवर रखा। एक स्वयंवर यानी एक ऐसी प्रथा थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत, इसको याद रखना, स्वयंवर यानी क्या होता था। तो स्वयंवर एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत जो राजकुमारी थी वो अपने लिए वर खुद ही चयन करती थी। तो इस बात का पता चला पृथ्वीराज को। तो चलो, उसने कहा कि कन्नौज के राजा ने, जयचंद ने अपने पुत्री के लिए स्वयंवर रखा है और पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इस जयचंद ने एक और दिक्कत पैदा करने वाली बात यह कर दी कि जिस जगह से वो राजा प्रवेश कर रहे थे, प्रवेश द्वार, उस जगह पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति खड़ी कर दी, हाथ जोड़े हुए, चप्पल उतारते लोग। और जब संयोगिता की बारी आई उनसे विवाह करने के लिए कि अब अपना वर चुनो, तब संयोगिता ने उन किसी भी राजा के गले में माला न डाल करके वरमाला उस मूर्ति को पहनाई। इसी बात से जयचंद को काफ़ी गुस्सा आया, उसने संयोगिता को अंदर बंद कर दिया। अब इस बात का पता चला पृथ्वीराज को, वो आया कन्नौज और यहाँ से संयोगिता को वो भगा कर ले गया। अब इन दोनों के अंदर दुश्मनी हो गई, पृथ्वीराज और जयचंद। तो देखो कितने दुश्मन पैदा कर दिए इसने आसपास ही। लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक महान शासक था, ये बात माननी पड़ेगी। अब इसी समय, ठीक जिस समय अब जयचंद मिला जा कर के गजनी से, गजनी का एक शासक था मोहम्मद गौरी, उसको शहाबुद्दीन गौरी भी बोलते हैं, मोहम्मद गौरी भी बोलते हैं, गौर का गौरी था। तो गजनी से आया था मोहम्मद गौरी। तो वो हमला करने, वो इस समय जब आया था युद्ध करने के लिए पृथ्वीराज के पास, तो उसने कहा कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। उसने नहीं माना। पृथ्वीराज तो आपको लगता है कि मानने वाला था ही नहीं। तो फिर जयचंद उसके साथ मिल गया और दोनों ने फिर पृथ्वीराज पर हमला किया। अब पहला युद्ध हुआ था 1191 में, लिखा हुआ नीचे पहले से, इसलिए लिखे थे कि ताकि कई बाद में दिक्कत ना आए। पृथ्वीराज उसमें जीत गया था और मोहम्मद गौरी था वो हार गया था। दूसरी बार फिर युद्ध हुआ 1192 में, 1 साल के बाद ही। लेकिन उस युद्ध में पृथ्वीराज को हारना पड़ा और मोहम्मद गौरी जीत गया। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वीराज की हार के क्या कारण थे। तो वो
समझा तो दिया आपको। वैसे मैंने कहा आसपास चारों तरफ उसने दुश्मन पैदा कर लिए, तो इसका साथ देने वाला कोई नहीं था। एक दूसरी तरफ इसके जो दरबारी जो मंत्री था चंद्रबरदाई, उसने कई बार पृथ्वीराज को राजकार्य के लिए भी बताया कि आप इन चीज़ों का ध्यान ज़्यादा मत रखिए और ज़्यादा अपने राजकार्य में ध्यान दीजिए। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इतना इतना उसको बात को लिया नहीं सीरियसली। आगे पढ़ेंगे हम तो देखें कि चंद्रबरदाई में क्या लिखा हुआ। चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया है कि जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को लेकर के गजनी गया वापस, तो उस जगह उसने क्या किया कि पृथ्वीराज को बंदी बनाया और उसकी आंखें निकाल दी। तो उसमें पृथ्वीराज ने उसको क्या किया कि उसने बंदी बनाया और फिर उसको बुलाया। तो चंद्रबरदाई बाबा उससे पृथ्वीराज से मिलने गया, तो उसने कहा कि महाराज, आपने हमारे शासक की आंखें तो निकाल दी है, किंतु हमारे जो राजा है पृथ्वीराज, वे बड़े धनुर्धारी है। उनके अंदर एक अद्भुत कौशल है कि वो बिना देखे भी तीर चला सकते हैं। आपने उनका कौशल नहीं देखा। तो पृथ्वीराज ने कहा कि मोहम्मद गौरी ने कहा चलो ऐसा कौशल है तो हम भी देखेंगे। इसी उद्देश्य से जब उनको कौशल देखने के लिए वहाँ बुलाया गया दरबार में, तो उन्होंने एक दोहा बोला था, वो कक्षा में आपको बच्चों को पढ़ाया था मैंने। वो दुआ था कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। अर्थात कि 4 बाज 24 गज 8 अंगुल ऊपर जो सुल्तान बैठा है, अर्थात मोहम्मद गौरी बैठा है, उसको तुमको आज मारना है हर हालत में। उसको छोड़ना मत, चूकना मत, अपना निशाना उस जगह पर। फिर वो दिशा का ज्ञात हो गया उसको। ऊंचाई कितना, पृथ्वीराज को इस बात का पता चल गया कि कितने ऊंचाई पर बैठा है वो मोहम्मद गौरी। लेकिन अब दिशा का पता नहीं था पृथ्वीराज चौहान को कि दिशा किस दिशा में, पूर्व में है या पश्चिम में है या उत्तर में है या दक्षिण में। तो इस बात के लिए जब पृथ्वीराज चौहान वहाँ खड़ा रहा इस दरबार में, उसने तीर नहीं चलाया। तो मोहम्मद गौरी ने कहा कि प्रार्थना की अपने मोहम्मद गौरी से। चंद्रबरदाई ने कहा कि आप महाराज आप हुक्म दीजिए, हमारे राजा महाराजा भले ही आपके बंदी है, इसलिए आप ही की बात मानेंगे, किसी सैनिक की बात नहीं मानेंगे, इसलिए आप इनको तीर चलाने का आदेश दीजिए ताकि ये तीर चलाए। तो मोहम्मद गौरी ने आदेश दिया कि तीर चलाओ पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज ने उनकी दिशा का उनको ज्ञान हो गया कि किस दिशा से आवाज़ आई है, उस दिशा में उन्होंने तीर चलाया और वहाँ पर पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को मारा। ऐसा उल्लेख मिलता है, ऐसा किस में लिखा हुआ मिलता है हमें? पृथ्वीराज रासो में। और इसकी रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। ये सवाल पूछूंगा मैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो चंद्रबरदाई ने। तो ये आज आपको घर कार्य में यही करना है। आपको ये जितनी चीज़ें यहाँ पर लिखी है उसका प्रश्न बैंक बनाना है आज आपको। और फिर दोनों भी आपस में उन्होंने आपने एक दूसरे की हत्या कर दी थी। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार दिया था। वैसे कई किताबों में लिखा होता है कि पृथ्वीराज चौहान अपने द्वितीय युद्ध में हार गया था और उसके बाद सिरसा में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो प्रमाणिक पृथ्वीराज चौहान का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को कटार मारी थी और वहीं पर उनका देहांत हो गया था। जी धन्यवाद। अच्छा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आज का जो प्रश्न है उसी के प्रश्न बैंक बना दीजिएगा। धन्यवाद।